स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की उस भारी बारिश में भागती हुई मेरे दरवाजे पर आई थी, सिर्फ इसलिए कि वो एक रात मेरे घर पर रुक सके। लेकिन मैंने उसे मना कर दिया था। अगले ही दिन वो मेरी गली में बेदर्दी से मारी गई। उस दिन के बाद से मैं हमेशा पछतावे में रहा। पुलिस एकेडमी में जाने के बाद मैंने पागलों की तरह उस कातिल की तलाश की, लेकिन उस बारिश ने सारे सुराग धो दिए थे। पूरे 10 सालों तक मुझे एक भी सुराग नहीं मिला। लेकिन फिर आसमान से कड़की एक बिजली ने मुझे वापस किस्मत के उसी दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। हाई स्कूल के दिनों में वापस आते ही मैंने जो सबसे पहला काम किया वह था दरवाजे की तरफ भागना। दरवाजा खोलते ही सामने सारा खड़ी थी। मार्क, मैंने सुना है तुम्हारे पेरेंट्स बिजनेस के काम से बाहर गए हैं और तुम घर पर अकेले हो। क्या मैं कुछ दिन तुम्हारे घर रुक सकती हूँ? मैं इसके बदले घर का सारा काम कर दूंगी। मैंने अपने सामने खड़ी उस लड़की को देखा और मेरे हाथ अपने आप उसे छूने के लिए आगे बढ़ गए। सारा ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसे मेरी मदद की जरूरत थी, इसलिए उसने खुद को रोक लिया। मेरी उंगलियों ने उसे छुआ तो उसकी त्वचा एकदम ठंडी पड़ चुकी थी। उसके शरीर का वो हल्का सा कांपना मुझे साफ बता रहा था कि वो अभी जिंदा है और मैं सच में अपने अतीत में वापस आ चुका हूँ। पिछले जन्म में मैंने उसे अपने घर में रुकने से मना कर दिया था और अगले ही दिन सड़क पर बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया गया था। इसी वजह से मैं पुलिस एकेडमी गया और 10 साल तक उस केस की जांच करता रहा। लेकिन उस रात की भारी बारिश ने सारे सुराग मिटा दिए थे। सॉरी कहते हुए सारा घबराकर पीछे हटने लगी, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वो पीछे की तरफ गिरने लगी। मैंने फुर्ती से उसकी कमर पकड़ी और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। उस भारी बारिश के शोर के बीच हम दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई। वो मेरी बाहों में इस कदर सहमी हुई थी कि हिलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। मैंने तुरंत अपने हाथ हटाए और रोशनी से थोड़ा दूर हट गया। तुम ठंड से कांप रही थी, इसलिए तुम्हें थोड़ी गर्माहट देने के लिए मैंने ऐसा किया। आई एम सॉरी, सारा ने धीमे से कहा। कोई बात नहीं। मैंने साइड में होकर उसे अंदर आने का रास्ता दिया। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उसे देखकर मेरे दिमाग में पुराने ख्यालात तेजी से घूमने लगे। पिछले जन्म में वो कातिल इस शहर में वो मर्डर करने के बाद हमेशा के लिए गायब हो गया था। लेकिन इस बार मैं सिर्फ उसे बचाऊंगा ही नहीं, बल्कि अपने सालों के पुलिस एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके आज रात ही उस कातिल को ढूंढ निकालूंगा। सारा नर्वस होकर एंट्रीवे पर खड़ी अपनी शर्ट का कोना खींच रही थी। जब मैं उसके लिए स्लीपर्स लेने के लिए मुड़ा तो वो और भी घबरा गई। मेरे मोजे गीले हैं, तुम्हारे स्लीपर्स गंदे हो जाएंगे। मैं नंगे पैर ही अंदर आ जाती हूँ, बाद में फर्श पहुंच दूंगी। इस तूफानी रात में एक लड़के के साथ घर में अकेले होने और पूरी तरह भीगे होने की वजह से वो बहुत अनसेफ महसूस कर रही थी। खुद को शांत रखने के लिए उसने अपने नाखून अपनी हथेलियों में गड़ा लिए थे। जैसे ही मैं पलटा, उसने अपनी नजरों से तेजी से पूरे घर को देखा। जब उसकी नजर टेबल पर रखी गर्म चाय और बिखरे हुए डिब्बों पर पड़ी, तब जाकर उसकी पीठ का तनाव थोड़ा कम हुआ। मैंने तौलिया देते हुए कहा, अगर तुम्हें ऐतराज न हो तो पहले बाल सुखा लो। उसने झिझकते हुए पूछा, क्या तुम मुझे पहनने के लिए कुछ कपड़े दे सकते हो? मेरे कपड़े काफी गीले हो गए हैं। तब मेरा ध्यान इस बात पर गया कि उसने अपनी भीगी हुई शर्ट को कितनी कसकर पकड़ा हुआ था। मैंने कहा, वैसे भी तुम्हें कपड़े बदलने ही हैं, तो क्यों ना तुम एक हॉट बाथ ले लो, वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी और तुम बीमार पड़ जाओगी। गेस्ट रूम में बाथटब नहीं है तो तुम मेरे कमरे का बाथरूम यूज कर लो, मैं गर्म पानी चालू कर देता हूँ। मेरे बाथरूम में नहाने की बात सुनकर सारा शर्म से लाल हो गई और उसने बहुत ही धीमी आवाज में हाँ कहा। बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आने लगी। सारा ने मुझे व्यस्त देखकर आखिरकार हिम्मत जुटाई और बोली, मार्क। मैंने उसे रोकते हुए कहा, तुम मुझे सिर्फ मेरे नाम से बुला सकती हो। तुम शायद ये पूछना चाहती हो कि मैंने तुमसे यहाँ रुकने की वजह क्यों नहीं पूछी। सारा ने हैरानी से सिर उठाया और बड़ी सी आंखों से मेरी तरफ देखते हुए हाँ में सिर हिलाया। मैंने कहा, तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की अगर इतनी भारी बारिश में किसी का दरवाजा खटखटाकर मदद मांग रही है तो यकीनन कोई बहुत बड़ी मजबूरी रही होगी। अगर तुम इस बारे में बात करने में कंफर्टेबल नहीं हो तो मेरा बार बार पूछना सही नहीं है। मेरी ये बातें सुनकर सारा की आंखें भर आईं। पानी का टेम्परेचर सेट करने के बाद मैं उठा और धीरे धीरे चलकर उसके पास गया। मैंने अचानक अपना हाथ उसके कान के पास दीवार पर टिकाया और उसे अपने घेरे में ले लिया। मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि तुम्हारे इरादे क्या हैं, लेकिन क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर तुम यहाँ रुकी तो मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर सकता हूँ? दीवार से टिककर सारा ने अपने होंठ चबाए। उसे अपने अंदर एक अजीब सी गर्माहट महसूस हो रही थी। उसने बहुत हिम्मत से मेरी आंखों में देखा और बोली, मुझे तुम पर भरोसा है। उसके इस एक जवाब ने मेरे पास उसे और आजमाने की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। मुझे याद आया कि आज रात मुझे कुछ बहुत ज़रूरी काम भी करने हैं, इसलिए मैंने मुस्कुराते हुए अपना हाथ हटा लिया। जाओ, जाकर नहा लो। और हाँ, तुम्हारे कपड़ों की बात है तो तुम्हारी हाइट के हिसाब से मेरी हुडी तुम पर एक ड्रेस की तरह फिट आएगी। फिलहाल उसी से काम चला लो। तुम्हारे कपड़े वॉशिंग मशीन में धुलने के बाद ड्रायर में बहुत जल्दी सूख जाएंगे। सारा ने एक राहत भरी सांस ली और कहा, थैंक यू। वो पलटकर बाथरूम में चली गई।
उसका ये थैंक यू आधा तो मुझे घर में पनाह देने के लिए था और आधा मुझे समझने और सपोर्ट करने के लिए था। बाथरूम से आ रही पानी की आवाज सुनते हुए मैं बेडरूम से बाहर निकल आया और उसके लिए जिंजर टी बनाने किचन में चला गया। कुछ देर बाद बाथरूम का दरवाजा खुला और सारा मेरी वो ओवरसाइज हुडी पहने बाहर आई। गर्म पानी की भाप से उसके गाल हल्के गुलाबी हो गए थे और उसके घुटनों के ऊपर की गोरी त्वचा चमक रही थी। मैंने कहा, तुम्हारे लिए स्लीपर्स यहाँ रख दिए हैं। सारा ने वो गर्म और फर वाले स्लीपर्स पहने तो उसकी काफी झिझक खत्म हो गई। बेडरूम से बाहर आते ही उसे शहद और जिंजर टी की मीठी महक आने लगी। मैं मग लेकर उसके पास गया। मेरी नजर उसकी हुडी के बड़े से नेकलाइन पर पड़ी और मैं एक पल के लिए रुक सा गया। मैंने मग उसकी तरफ बढ़ाया और कहा, लो थोड़ी जिंजर टी पी लो। सारा ने मग पकड़ा और छोटे छोटे घूंट लेकर पीने लगी। मैंने पूछा, क्या मैं तुम्हारे लिए थोड़े नूडल्स बना दूं? उसने कहा, क्या इससे तुम्हें परेशानी नहीं होगी? इसमें परेशानी कैसी? बस कुछ ही मिनटों का काम है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए 2 अंडे भी फ्राई कर देता हूँ। मैं उठने ही वाला था कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे अंडे फ्राई करने आते हैं, मैं भी मदद करती हूँ। किचन में आकर मेरी चॉपिंग की स्पीड देखकर सारा हैरान रह गई। चॉपिंग बोर्ड पर टमाटर और हैम एकदम परफेक्टली कटे हुए थे। सारा एक छोटे स्टूल पर चढ़ी और पंजों के बल खड़ी होकर ऊपर वाले शेल्फ से अंडों का डिब्बा निकालने लगी। ऐसा करते हुए उसकी वो बड़ी सी हुडी थोड़ी सी ऊपर खिसक गई। जैसे ही मेरी नजर उधर गई, मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। शायद सारा ने भी मेरी नजरें भांप ली थीं। वो घबराकर हुडी को नीचे खींचने लगी, लेकिन स्टूल पर उसका बैलेंस बिगड़ गया। मैं उसे पीछे से पकड़ने के लिए दौड़ा, लेकिन मेरा हाथ गलती से ऐसी जगह लग गया जहां नहीं लगना चाहिए था। उसका शरीर एकदम से ढीला पड़ गया और वो सीधे मेरी बाहों में आ गिरी। मेरे परफ्यूम और उसके सिट्रस बॉडी वॉश की खुशबू आपस में मिल गई थी। हम दोनों अपनी जगह पर एकदम सुन्न खड़े रह गए। ये खामोशी तब टूटी जब उबलते हुए सूप के छींटे बाहर गिरने लगे। मैंने तुरंत अपने हाथ पीछे खींचे, थोड़ा पीछे हटा और उसके हाथ में चम्मच थमा दिया। तुम इसे चलाओ, मैं अंडे निकालता हूँ। मुड़ते ही मैंने आईने में देखा कि मेरे कान पूरी तरह लाल हो चुके थे। तो इतने सालों में ऐसा नहीं था कि मुझे लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि बात बस इतनी थी कि कोई और मुझे कभी इस तरह का एहसास दिला ही नहीं पाई। सारा भी लाल चेहरे के साथ सिर झुकाए नूडल्स चला रही थी। तेल की छनछनाहट ने हमारे धड़कते दिलों की आवाज को काफी हद तक छुपा लिया था। सूप की खुशबू से पूरा किचन महक उठा। मैंने नूडल्स टेबल पर रखे और जानबूझकर उसकी कांपती उंगलियों को छूने से बचा। ध्यान से, बहुत गर्म है। तुम्हें जो चैनल देखना हो लगा लो। टीवी ऑन होते ही सारा ने अपनी चॉपस्टिक्स कसकर पकड़ ली। टीवी स्क्रीन पर वही एडल्ट वीडियो चल रहा था जिसे मैं पहले बंद करना भूल गया था। सीन काफी इंटेंस था। मैंने अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए हल्का सा खांसा और तुरंत मेनू पर जाकर क्रेयॉन शिन चैन लगा दिया। मैं तो भूल ही गया था कि पहले भी मैं इसी डर से उसे अंदर आने से मना कर देता था कि कहीं वो ये सब न देख लें। शुक्र है कि इतने सालों के तजुर्बे ने मुझे थोड़ा ढीठ बना दिया था। बिना कोई एक्सप्रेशन बदले मैंने ऐसे रिएक्ट किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सारा ने भी तुरंत टॉपिक चेंज कर दिया। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी अच्छी कुकिंग करते हो। मैंने टिश्यू पेपर से उसकी नाक पर आई पसीने की बूंदों को हल्के से पोंछा। पसीना आ रहा है ना, इसका मतलब है कि शरीर की ठंडक बाहर निकल रही है। आराम से खाओ, बर्तन में और भी है। वो पूरे फोकस के साथ नूडल्स खा रही थी। उसने सूप के साथ पूरा बाउल एकदम साफ कर दिया और उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। क्या एक बाउल से तुम्हारा पेट भर गया? उसने हाँ में सिर हिलाया। उसके इतना कहते ही बाहर जोर से बिजली कड़की। मेरी नजर तुरंत घड़ी पर गई। 9:57 बज रहे थे। पिछले जन्म में हुए उस मर्डर के टाइम में अब सिर्फ आधा घंटा बचा था। इस बार मैं उस कातिल का असली चेहरा देखकर ही रहूंगा। वक्त बहुत कम था। मैंने तुरंत उस जगह के आसपास जाने का फैसला किया जहां खून हुआ था। मैंने उसे एक गिलास पानी और ओढ़ने के लिए एक ब्लैंकेट दिया। चूंकि तुमने खाना खा लिया है तो अब तुम लिविंग रूम में बैठकर टीवी देखो। बर्तन मैं वापस आकर धो लूंगा। मैं कुछ स्नैक्स लेने बाहर जा रहा हूँ, बस अभी आया। सारा ने हैरानी से पूछा, इतनी भारी बारिश में तुम बाहर जा रहे हो? कोई बात नहीं, दुकान पास ही है। दरवाजे तक पहुंचकर मैं अचानक रुका और पीछे मुड़ा। मुझे डर था कि कहीं कातिल ने यह सब पहले से प्लान न किया हो या फिर वो सारा का पीछा करते हुए यहाँ तक न आ गया हो। याद रखना, जब तक मैं वापस ना आऊं, कोई भी दरवाजे की घंटी बजाए, तुम्हें दरवाजा नहीं खोलना है। मेरे पास चाबी है, मैं घंटी नहीं बजाऊंगा। मेरी बात सुनकर सारा ने एक आज्ञाकारी बिल्ली की तरह सिर हिलाया और खुद को ब्लैंकेट में अच्छी तरह लपेट लिया। दरवाजा बंद होते ही उस खाली कमरे में वो सोफे पर सिकुड़ कर बैठ गई और चुपचाप मेरे लौटने का इंतजार करने लगी। मैंने अपना काला छाता खोला और बारिश में बाहर निकल पड़ा। अपनी वाटरप्रूफ घड़ी पर टाइम देखा। रात के 9:58 बज रहे थे। पिछले जन्म में फोरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से सारा की मौत का समय करीब 10:30 बजेगा था। आज रात मेरा टारगेट वो 24 घंटे खुलने वाला कन्वीनियंस स्टोर था जो उसके उस रास्ते में पड़ता था जहां से उसे गुजरना था। पिछले जन्म में सारा ने उसी स्टोर से छाता लिया था और कुछ खाने के बाद उस गली की तरफ गई थी जहां उसका मर्डर हुआ था। हालांकि आज रात वो मेरे घर पर सेफ थी
लेकिन मुझे ये कंफर्म करना था कि क्या टाइमलाइन अपने आप को सही करने की कोशिश करेगी, क्या सारा की जगह कोई और उस जगह पर मरेगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दे सकता था। रास्ते में मैंने अपना फोन निकाला और घर का कैमरा चेक किया। स्क्रीन पर सारा सोफे पर घुटने मोड़कर बैठी टीवी देख रही थी। ये तसल्ली होने के बाद कि वो शांति से घर पर है और कहीं गई नहीं है, मैंने अपने कदम तेज कर दिए। कन्वीनियंस स्टोर के पास पहुंचते ही मुझे किसी के कराहने की आवाज आई। गली के कोने में कूड़ेदान के पास एक दुबला पतला लड़का सिकुड़ा हुआ पड़ा था। कुछ गुंडे उसे घेर कर लात घूंसे मार रहे थे और बदतमीजी से पूछ रहे थे कि उसने अपने हाथ में क्या छुपा रखा है। जमीन पर गिरे उस लड़के ने एक हल्के भूरे रंग का रुमाल कसकर पकड़ा हुआ था और उसके पास ही एक लोहे का डिब्बा गिरा था। मैंने एक नजर में ही उसे पहचान लिया। वो मेरी क्लास का सबसे शांत रहने वाला लड़का टॉमी था, जिसे सब बुली करते थे। मेरी आवाज सुनकर उन गुंडों ने पलट कर देखा और उनका चेहरा सफेद पड़ गया। मेरे पेरेंट्स का इस शहर में काफी रुतबा था, इसलिए ये गुंडे हमेशा मुझसे खौफ खाते थे। मैंने अपना छाता नीचे भी नहीं किया और वे भूत देखने जैसी हालत में वहां से भाग खड़े हुए। अब उस गली में सिर्फ बारिश की बूंदों के टिन के डिब्बे पर गिरने की आवाज गूंज रही थी। मैं नीचे झुका और टॉमी के सिर पर छाता लगा दिया। तुम ठीक हो? क्या मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ दूं? उसकी कलाई पर अब भी 3 महीने पहले जलने का निशान साफ दिख रहा था। मैंने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, पर उसने किसी करंट की तरह अपना हाथ पीछे खींच लिया। लोहे का वो डिब्बा दीवार से टकराया और कुछ क्रेयॉन और बिल्ली के खाने का आधा पैकेट कीचड़ में गिर गया। इतनी भारी बारिश में तुम आवारा बिल्लियों को खाना खिलाने निकले हो? टॉमी ने बस हल्का सा सिर हिलाया और अचानक उसे जोरों की खांसी आने लगी। उसके कमजोर कंधे बारिश में कांप रहे थे। मैंने अपनी जैकेट उतारी और उसकी तरफ उछाल दी। इसे पहन लो। क्या तुम्हारी माँ फिर से आउट ऑफ टाउन है? अगर तुम बीमार पड़ गए तो तुम्हारे छोटे भाई का ख्याल कौन रखेगा? तभी मेरे दिमाग में पिछले जन्म की सीसीटीवी फुटेज फ्लैश हुई। पिछले जन्म में सारा ने कन्वीनियंस स्टोर के बाहर कुछ ऐसा देखा था जिसकी वजह से वो उस गली में गई थी। टॉमी को देखकर मुझे अचानक सब समझ आ गया। सारा ने यकीनन टॉमी को उन गुंडों से पिटते हुए देखा होगा। मेरे दिमाग में पिछले जन्म की सारी डिटेल्स तेजी से घूमने लगी। अगर सारा उस रात कन्वीनियंस स्टोर से निकलकर इस बुलिंग को रोकने आई होगी तो पूरी तरह भीगी होने के कारण उन गुंडों का ध्यान टॉमी से हटकर सारा पर चला गया होगा। मैंने याद करने की कोशिश की कि पिछले जन्म में मंडे को टॉमी कैसा दिख रहा था। उस दिन उसकी चोटें आज से कहीं ज्यादा गहरी थीं, लेकिन सारा की मौत पर उसका कोई खास रिएक्शन नहीं था। इसका मतलब था कि पिछले जन्म में टॉमी ने यकीनन अपनी जान पर खेलकर उन गुंडों को रोका होगा ताकि सारा वहां से भाग सके। अगर उन गुंडों ने सारा का मर्डर नहीं किया तो असली कातिल कोई और था। थोड़ा और सोचने पर मुझे एक सबसे अहम सुराग मिला। कातिल का हथियार! इस तूफानी रात में जो भी वो जानलेवा चाकू लेकर घूम रहा होगा वही सबसे बड़ा सस्पेक्ट होगा। ये सोचकर कि उन 3 गुंडों के पास चाकू हो सकता है, मुझे इस बात पर बहुत पछतावा हुआ कि मैंने उन्हें भागने दिया। जहां तक बुरी तरह घायल टॉमी का सवाल था, पिछले जन्म में वो ग्रेजुएशन तक जिंदा रहा था, इसलिए अभी मुझे उसे यहीं छोड़ना होगा। अगर तुम ठीक हो तो जल्दी से अपने घर जाओ। मैं पलटा ही था कि मेरी नजर टॉमी के टूटे हुए छाते पर पड़ी। मैंने अपना काला छाता उसके हाथ में थमा दिया। तुम्हारा छाता टूट गया है, मेरा ले लो। मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं तुम्हें घर नहीं छोड़ सकता। ध्यान से और जल्दी घर पहुंचो। इससे पहले कि टॉमी मना करता, मैं उस भारी बारिश में भाग चुका था और नजरों से ओझल हो गया। बारिश इतनी तेज थी कि वे तीनों गुंडे ज्यादा दूर नहीं भाग पाए होंगे। वे एक शेड के नीचे छुपकर बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। वे मुझे गालियां देते हुए प्लान बना रहे थे कि कैसे मेरे सिर पर बोरा डालकर मुझे पीटें, लेकिन मेरे बैकग्राउंड की वजह से वे डर भी रहे थे। जब वे इसी उधेड़बुन में थे, मैं बहुत तेजी से भागता हुआ उनके सामने जा पहुंचा। तीनों गुंडे मुझे देखकर बुरी तरह डर गए। उन्हें लगा मैं पैसे मांगने आया हूं, इसलिए वे हाथ हिलाते हुए पीछे हटने लगे। हेलो दोस्तों, मुझे कुछ उधार चाहिए। तीनों ने शक और बचाव की नजरों से एक दूसरे को देखा। पैसे नहीं, कुछ और। वे तीनों कंफ्यूज होकर मेरी तरफ देखने लगे। मैंने उनकी आंखों में देखा और एक बहुत ही मासूम सी स्माइल दी। चाकू उधार चाहिए। तीनों गुंडे वहीं सन्न खड़े रह गए। साफ था कि उन्हें मेरी बात समझ नहीं आई। तुम लोग सड़क के गुंडे हो और बाहर घूमते हुए तुम्हारे पास एक चाकू भी नहीं है? मेरा ये ताना काम कर गया। उनमें से हरे बालों वाले गुंडे ने गुस्से में अपनी जेब से एक बटरफ्लाई नाइफ निकाला और मेरे सामने ऐसे घुमाने लगा जैसे कोई करतब दिखा रहा हो। मैंने बस एक नजर देखी और समझ गया कि ये वो चाकू बिल्कुल नहीं हो सकता जिसका जिक्र फोरेंसिक रिपोर्ट में था। एकदम साफ कट वाला फ्रूट नाइफ। ये बहुत ज्यादा फैंसी है। मैं तुम्हें $100 दूंगा अगर तुम मुझे फ्रूट नाइफ जैसा कोई चाकू दोगे। इतने पैसों का नाम सुनते ही बाकी दोनों गुंडे भी अपनी अपनी जेबें टटोलने लगे। एक ने मल्टीपर्पज स्विस आर्मी नाइफ निकाला और दूसरे ने एक चमकता हुआ फोल्डिंग हंटिंग नाइफ। दोनों ही वो चाकू नहीं थे जिसकी मुझे तलाश थी। चाकू तो अच्छे हैं, लेकिन मेरे पास सिर्फ $100 ही हैं। रहने दो। गुंडों की गालियों को इग्नोर करते हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि मैं उनका मजाक उड़ा रहा हूँ, मैं बिना कुछ कहे पलटा और वापस उस ठंडी बारिश में भाग निकला। इन तीनों गुंडों के पास वो हथियार नहीं था जिसे मैं ढूंढ रहा था। ये सुराग यहीं खत्म हो गया। मेरे सीने में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ने लगी। सच कहूं तो इस केस को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका यही था कि मैं सारा को घर पर रुकने से मना कर देता और फिर चुपचाप उसका पीछा करता। इस तरह मैं कातिल को रंगे हाथों पकड़ सकता था।
लेकिन इस नए जन्म में उसे अपने सामने सही सलामत देखकर मैं अपने जज्बातों को रोक ही नहीं पाया। मैं समंदर में सुई ढूंढने जैसी इस मुश्किल को चुनना पसंद करूंगा, लेकिन उसकी जान को जरा भी खतरे में नहीं डालूंगा। मैं वापस कन्वीनियंस स्टोर में गया ताकि कुछ खाने का सामान खरीद सकूं। एक भले से कर्मचारी ने मुझे अपने सिर का पानी पोंछने के लिए एक साफ तौलिया दिया। मैंने उसे थैंक यू कहा, पानी पोंछा, अपना फोन एक वाटरप्रूफ पाउच में डाला और पिछले जन्म में सारा ने जैसे जैसे कदम बढ़ाए थे, बिल्कुल वैसे ही मैं उस खूंखार तूफान में फिर से निकल पड़ा, उसी मनहूस जगह की तरफ जहां वो मर्डर हुआ था। बाहर निकलते ही तेज हवा ने मेरे छाते की हड्डियां मोड़ने की कोशिश की। कीचड़ और टूटे कांच पर पैर रखते हुए मैं आखिरकार सीसीटीवी कैमरे के उस ब्लाइंड स्पॉट पर पहुंच ही गया। फोरेंसिक रिपोर्ट में इसी जगह का बार बार जिक्र किया गया था। मेरी वाटरप्रूफ घड़ी चमक रही थी। समय था रात के 10:17 अचानक से एक तेज हवा का झोंका आया और मेरा छाता पलट गया। मैंने छाता वहीं छोड़ दिया और उस ठंडी बारिश को अपने ऊपर गिरने दिया। वाटरप्रूफ पाउच में मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। उस गीली ईंटों वाली दीवार के सहारे खड़े होकर मैंने अपने घर का कैमरा चेक किया। उस हल्की पीली रोशनी में सारा सोफे के कोने में सिकुड़ी बैठी थी। उसके पैर बेचैनी से हिल रहे थे और उसकी नजरें लगातार दरवाजे पर टिकी थीं। उसके चेहरे पर डर भी था और मेरी चिंता भी साफ दिखाई दे रही थी। रात के 10:29 बज चुके थे। अचानक गली के आखिरी छोर से किसी मेटल के टकराने की आवाज आई। मैं तुरंत अलर्ट हो गया और दबे पांव उस तरफ बढ़ा, लेकिन वहां मुझे एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। हमारे स्कूल का कुख्यात गुंडा रायन। इस वक्त वो एक टीन के शेड के नीचे बैठा एक फ्रूट नाइफ से सेब छील रहा था। रायन उस प्लास्टिक की थैली में रखे मुरझाए हुए सेबों को अपने चाकू की नोक से उठा रहा था। मुझे पता था कि उसका ये गुंडे वाला रूप सिर्फ एक दिखावा था। वो बहुत गरीब परिवार से था और उसकी माँ को डिमेंशिया या कोई गंभीर बीमारी थी। उसके जूतों पर हॉस्पिटल के फर्श पर इस्तेमाल होने वाला एंटी स्लिप प्लास्टर लगा हुआ था और उसके कपड़ों से आईसीयू वाली फिनाइल की महक आ रही थी। लेकिन मेरा पूरा ध्यान उसके हाथ में मौजूद उस फ्रूट नाइफ पर था। उस चाकू का डिजाइन और साइज बिल्कुल वैसा ही था जैसा सारा के मर्डर केस की फाइल में लिखा था। तुम बारिश में क्या कर रहे हो? जल्दी यहाँ आ जाओ, मेरा घर पास ही है, मैं तुम्हें एक छाता दे दूंगा। जैसे ही मैं उस शेड के नीचे पहुंचा, रायन का फोन तेजी से बजने लगा। फोन पर एक नर्स घबराई हुई आवाज में बोल रही थी कि उसकी माँ का ऑक्सीजन लेवल अचानक गिर गया है। रायन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके हाथ से वो चाकू पानी में छपाक से गिर गया। बिना कुछ कहे वो पागलों की तरह बारिश में भाग खड़ा हुआ। मैंने झुककर कीचड़ से वो चाकू उठाया। उसकी ठंडी छुअन महसूस करते हुए मैंने उसे गौर से देखा। अब मुझे पूरा यकीन हो गया था, यही वो समय था, यही वो जगह थी और चाकू का साइज भी बिल्कुल परफेक्ट था। यही वो हथियार था जिससे पिछले जन्म में सारा का कत्ल हुआ था। अगर रायन से गलती से ये चाकू गिर गया है तो यकीनन अगले आधे घंटे में असली कातिल यहाँ से गुजरेगा और इसे उठा लेगा। मैंने एक लंबी सांस ली और चाकू को वापस उसी जगह फेंक दिया। अपने पुराने डिटेक्टिव एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए मैं पीछे अंधेरे में छुप गया और इंतजार करने लगा। बारिश और तेज हो गई थी। 10:35 पर शराब में धुत एक आदमी लड़खड़ाता हुआ उस शेड के नीचे आया। उसने वहां पड़ी एक कैन को ठोकर मारी और उसके कीचड़ से सने जूते उस चाकू के हैंडल पर पड़े, जिससे चाकू का ब्लेड कीचड़ में और गहराई तक धंस गया। फिर वो अपनी आधी बची बोतल पकड़े वहां से चला गया। 10:37 पर एक डिलीवरी बॉय ने अपनी साइकिल का ब्रेक लगाया, पर वो फिसल कर उस चाकू के ऊपर गिर पड़ा। वो गालियां बकता हुआ उठा और गुस्से में उस चाकू को नाली की तरफ लात मार दी। वो चाकू पूरी तरह से कीचड़ और गंदे पानी में छुप गया। अब रात के 10:55 बज रहे थे। कीचड़ में सने उस चाकू को किसी का इत्तेफाक से ढूंढ लेना नामुमकिन था। सारा की मौत के अंदाजे वाले समय में अब बस कुछ ही मिनट बचे थे। तभी काले रंग का रेनकोट और मास्क पहने एक परछाई उस गली में दाखिल हुई। वो थोड़ा झुक कर चल रहा था। वो सीधा उस कीचड़ में दबे चाकू की तरफ गया और नीचे झुक गया। मेरे शरीर की नसें एकदम तन गईं। जैसे ही उसने चाकू का हैंडल पकड़ा, रेनकोट की आस्तीन से उसका हाथ बाहर आया। उसकी कलाई पर एसिड से जलने का एक बहुत ही साफ निशान था। मैं तुरंत अंधेरे से बाहर आया और उस धुंधली सी रोशनी में रेनकोट के अंदर मौजूद उस चेहरे को साफ देखा। वो और कोई नहीं बल्कि हमारे स्कूल के सबसे शरीफ और अच्छे माने जाने वाले केमिस्ट्री टीचर मिस्टर डेविस थे। मेरे अंदर जैसे एक तूफान सा उठ गया। 3 महीने पहले लैब में लड़ते हुए बच्चों को बचाने के चक्कर में उनका खुद का हाथ एसिड से जल गया था। उस हादसे के बाद भी उन्होंने उन बच्चों को बड़े प्यार से समझाया था। वो अपनी पत्नी की हर बात मानने वाले पति के रूप में जाने जाते थे और हर कोई उनकी इज्जत करता था। लेकिन अगर कातिल वो थे तो पिछले जन्म की सारी कड़ियां जुड़ जाती थीं। पिछले जन्म में सारा पर उस अंधेरी गली में हमला हुआ था, लेकिन उसके भागने या संघर्ष करने का कोई निशान नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो भी इस शरीफ टीचर पर पूरा भरोसा करती होगी। अगर मिस्टर डेविस ने उसे अपना रेनकोट ऑफर किया होगा और कहा होगा कि वो उसे अपने घर ले जाकर अपनी पत्नी के पास सेफ रखेंगे, तो उस तूफानी और डरावनी रात में सारा उन पर जरा भी शक नहीं करती। ये सब सोचकर मेरा दिल दर्द से भर गया।
लेकिन मैं कोई भी कदम जल्दबाजी में नहीं उठा सकता था। आखिरकार इस वक्त के मिस्टर डेविस ने अभी तक कोई जुर्म नहीं किया था। मैंने अपनी पुलिस ट्रेनिंग का इस्तेमाल करके ये पता लगाने का फैसला किया कि वो इतनी रात गए बाहर क्या कर रहे थे। मिस्टर डेविस! मेरी आवाज सुनकर उन्होंने सिर उठाया। मुझे इस तरह पूरा भीगा हुआ देखकर उनके चेहरे पर हैरानी और चिंता साफ झलक रही थी। मार्क, तुम इस हालत में यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं तुम बारिश में तो नहीं फंस गए थे? सर, आप इतनी रात को बारिश में बाहर क्यों निकले हैं? मैंने उनके चेहरे के हाव भाव को गौर से देखते हुए पूछा। मैंने उनकी आंखों में एक पल के लिए झिझक साफ देखी। कुछ नहीं, बस एक सिगरेट का पैकेट लेने निकला था। वो झूठ बोल रहे थे। मिस्टर डेविस कभी सिगरेट नहीं पीते थे। ये बात पूरा स्कूल जानता था। मेरा रेनकोट काफी बड़ा है, तुम भी इसमें आ जाओ। मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। वहां से तुम ये रेनकोट पहनकर अपने घर चले जाना। वो हमेशा की तरह बहुत ही प्यार से बोल रहे थे। मैंने बस सिर हिलाया और उनके रेनकोट में आ गया। साथ चलते हुए मैंने नोटिस किया कि उनकी नजर पास ही लगी एक कॉन्डम वेंडिंग मशीन पर गई और फिर तुरंत उन्होंने मुझे कंधे से पकड़कर आगे बढ़ा लिया। मैं किसी जिंदा लाश की तरह उनके साथ चलता रहा। घर के दरवाजे पर पहुंचकर मिस्टर डेविस ने अचानक अपना फोन निकाला, कोई मैसेज टाइप किया और फिर तुरंत फोन वापस जेब में रख लिया। मैं अपनी चाबी लाना भूल गया हूँ, जरा इंतजार करो। लेकिन मैंने साफ महसूस किया था कि उनके बेल्ट में चाबियों का गुच्छा टंगा हुआ था। यह आज रात उनका दूसरा झूठ था। मेरा शक और भी गहरा हो गया। कुछ ही पलों बाद दरवाजा खुला। दरवाजा उनकी पत्नी स्टेला ने खोला, जो हमारे ही स्कूल में केमिस्ट्री पढ़ाती थी। उन्होंने सिल्क का नाइट गाउन पहना हुआ था, जिसकी बेल्ट ढीली थी और उनका चेहरा हल्का लाल था। एंट्रीवे की हल्की रोशनी में मुझे लिविंग रूम में टेबल पर रखी वाइन की आधी खाली बोतल, जलती हुई खुशबूदार मोमबत्तियां और चारों तरफ बिखरी गुलाब की पंखुड़ियां साफ दिखाई दे रही थीं। हवा में एक अजीब सा रोमांटिक सा माहौल था। उसी पल मेरे दिमाग की सारी बत्तियां जल उठीं और सारे सुराग एक सीधी लाइन में जुड़ गए। मिस्टर डेविस आज रात अपनी पत्नी के साथ रोमांटिक वक्त बिताने वाले थे, पर शायद कॉन्डम खत्म हो गए थे, इसलिए वो बारिश में बाहर निकले। अपनी आदत के मुताबिक उन्होंने रास्ते में नाली में फंसा कचरा साफ किया होगा और उसी दौरान उन्हें वो चाकू मिल गया। मुझे देखकर उन्हें वेंडिंग मशीन से सामान लेने में शर्म आई होगी और मुझे अकेला छोड़ना उन्हें सही नहीं लगा, इसलिए वो मुझे अपने साथ घर ले आए और दरवाजे पर चाबी न होने का नाटक करके मैसेज करना। वो बस अपनी पत्नी को कपड़े बदलने का वक्त दे रहे थे। उनका हर अजीब बर्ताव अब पूरी तरह से साफ हो चुका था। मैंने स्टेला से तौलिया लिया और अपने बाल पोंछने लगा, लेकिन अब मेरे मन का शक एक बहुत बड़े सवाल में बदल गया था। अगर वो सच में एक अच्छे इंसान है और उनकी पत्नी घर पे उनके लौटने का प्यार से इंतजार कर रही थी, तो क्या ऐसा इंसान रास्ते में किसी स्टूडेंट को मरने के लिए छोड़ देगा या फिर उसका मर्डर कर देगा? स्टेला का ध्यान मिस्टर डेविस के हाथ में मौजूद उस गंदे चाकू पर गया। नाली के पास मिला, इसमें काफी कचरा फंसा हुआ था। फिर मार्क मिल गया तो इसे फेंकना ही भूल गया। इतना कहकर मिस्टर डेविस उसे डस्टबिन में फेंकने ही वाले थे कि मुझे कुछ अजीब सा लगा। एक मिनट सर, क्या मैं ये चाकू देख सकता हूँ? मिस्टर डेविस ने थोड़ा कंफ्यूज होकर चाकू को पलटा और हैंडल मेरी तरफ करके बहुत आराम से मुझे पकड़ा दिया। उनके इस छोटे से एक्शन ने फिर साबित कर दिया कि वो अंदर से कितने जेंटल इंसान थे। मैंने उस फ्रूट नाइफ को बहुत ध्यान से देखा और मेरे होश उड़ गए। बाहर अंधेरा होने की वजह से मैंने पहले ध्यान नहीं दिया था, लेकिन इस चाकू के ब्लेड पर एक हल्का सा डेंट था। जाहिर है कि रायन ने इससे कोई बहुत सख्त चीज काटी होगी। फोरेंसिक रिपोर्ट में ऐसे किसी भी डेंट का जिक्र नहीं था। अगर ऐसे चाकू से मर्डर होता तो घाव बिल्कुल अलग तरह का होता। इसका मतलब था कि असली हथियार ये चाकू था ही नहीं। मैं पूरी तरह से गलत इंसान के पीछे भाग रहा था। मैंने घबराकर अपनी घड़ी देखी। रात के 11 बज चुके थे। असली कातिल शायद अभी अभी बाहर निकला हो। घबराहट में मैंने तौलिया स्टेला के हाथ में थमाया। सॉरी सर, मुझे बहुत देर हो रही है, मुझे तुरंत घर जाना होगा। मैं आपका रेनकोट लेकर जा रहा हूँ। मैंने वो चाकू वापस मिस्टर डेविस को दिया और उनका रेनकोट पहनकर दोबारा उस खौफनाक तूफान में छलांग लगा दी। मैं भागता हुआ वापस उसी जगह पर आया जहां मर्डर हुआ था। मैंने आसपास कई चक्कर लगाए। एक आध राहगीर वहां से गुजरा, पर कोई भी ऐसा नहीं लग रहा था जो बीच रास्ते में रुककर किसी का खून कर दे। रात के 11:30 बज चुके थे। सड़कें पूरी तरह से सूनी थीं। मैंने फोन निकालकर घर का कैमरा चेक किया। सारा सोफे पर सिकुड़ी हुई थी। उसे बहुत तेज नींद आ रही थी और उसका सिर बार बार नीचे गिर रहा था, लेकिन वो फिर भी जागने की कोशिश कर रही थी। वो बार बार दरवाजे की तरफ देखकर मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने मुट्ठी भींची और अपना रेनकोट उतार फेंका। मैं उस घने अंधेरे में उस जगह के आसपास भटकता रहा। रात के 12 बज गए, लेकिन मुझे एक भी संदिग्ध इंसान नहीं दिखा। मेरे अंदर एक बहुत ही गहरी लाचारी और डर बैठ गया था। क्या मैं सच में चूक गया? अगर मुझे कातिल नहीं मिला तो मैं पिछले जन्म में हुए सारा के साथ उस अन्याय को कैसे मिटा पाऊंगा? मैंने अपना सिर आसमान की तरफ उठाया और उस भारी बारिश को अपने चेहरे पर गिरने दिया। मेरा इरादा और भी मजबूत हो गया। अचानक मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। मैंने तुरंत कैमरा खोला। स्क्रीन पर सारा नींद में होने के बावजूद अकेलेपन के डर से लड़ते हुए दरवाजे तक आई और बहुत ही चिंता से आसपास देखने लगी। किसी अचानक आई आवाज से वो डर गई। उसने घबराकर कैमरे की तरफ देखा। मैंने कैमरे की तरफ देखकर एक प्यारी सी स्माइल दी और वादा किया कि मैं बस अभी आ रहा हूँ।
इसके बाद वो अपने थके हुए शरीर को लेकर वापस ब्लैंकेट में सिकुड़ गई। अब उसके चेहरे पर काफी सुकून था। उस खाली सड़क को देखते हुए मैं बारिश में खड़ा रहा और ठंडे पानी को खुद पर गिरने दिया। ये मेरी पुरानी आदत थी। ठंडा पानी मेरे दिमाग को तेजी से काम करने में मदद करता था। मैंने आज रात मिले हर इंसान के बारे में सोचना शुरू किया। स्टोर का कर्मचारी, टॉमी, वो 3 गुंडे, मिस्टर डेविस। मैंने जबरदस्ती सबको सस्पेक्ट की लिस्ट में डाला। टॉमी, जब गुंडों ने उसका बैग पलटा था तो उसके पास से एक फूटी कौड़ी नहीं निकली थी। हथियार तो दूर की बात है, वो लिस्ट से बाहर। वो 3 गुंडे, उनके पास मोटिव हो सकता था, लेकिन उनके चाकू बिल्कुल अलग थे, वो भी बाहर। शराबी और डिलीवरी बॉय का सिर्फ चाकू से पैर टकराया था, और वैसे भी वो असली हथियार नहीं था। जब हर नामुमकिन इंसान लिस्ट से बाहर हो गया तो मेरे दिमाग की सुई एक ऐसे इंसान पर जाकर अटक गई जिसके बारे में मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। रायन अपनी माँ की हालत बिगड़ने की खबर सुनकर हॉस्पिटल की तरफ भागा था और उसका चाकू वहीं गिर गया था। लेकिन क्या हो अगर उसकी माँ की हालत जल्दी ठीक हो गई हो? हॉस्पिटल से वापस आने के लिए आधा घंटा काफी था। क्या हो अगर लौटते वक्त उसे लगा हो कि उसका चाकू खो गया है और उसने पास की किसी दुकान से एक नया चाकू खरीद लिया हो? पुलिस फाइल में सच में ये बात दर्ज थी कि उस रात 10 से 11 बजे के बीच किसी ने जल्दबाजी में एक फ्रूट नाइफ खरीदा था और उसके वापस आने का समय मिस्टर डेविस के साथ मेरे उस वक्त से बिल्कुल परफेक्टली मेल खा रहा था जब मैं वहां नहीं था। इन सब कड़ियों को जोड़ते ही रायन पर मेरा शक बहुत ज्यादा बढ़ गया। इस थ्योरी को चेक करना बहुत आसान था। मुझे बस अभी रायन के घर जाकर उसका दरवाजा खटखटाना था। अगर वो घर पर आ चुका है और उसने सच में एक नया चाकू खरीदा है तो उसका कातिल होना पक्का हो जाएगा। अपनी याददाश्त के सहारे मैं उसके घर के पास पहुंचा। मेरा दिल बैठ सा गया। उसके घर की लाइट जल रही थी। मैंने एक गहरी सांस ली और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला। रायन बिना शर्ट के खड़ा था। उसके सिर पर एक तौलिया था। अरे मार्क, तू यहाँ क्या कर रहा है? इतनी रात को घर नहीं गया? और ये रेनकोट किसका है? मैं घर के अंदर घुसा और मेरी नजर सीधा टेबल पर रखे एक बिल्कुल नए फ्रूट नाइफ पर जाकर टिक गई। पुलिस फाइल में दर्ज वो रहस्यमयी इंसान जिसने इतनी रात को बारिश में चाकू खरीदा था, वो सच में रायन ही था। ये मिस्टर डेविस ने दिया है। तू अभी अभी वापस आया है? हाँ यार, माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। उस हड़बड़ी में मैं तुझे छाता देना ही भूल गया। पर तू इतनी रात को बाहर क्या कर रहा है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बारिश में घूमने का मन कर रहा था। वैसे जब तू भागा था तो तेरा चाकू गिर गया था। ये नया चाकू क्यों ले आया? अरे बाप रे, मैं सोचूं मेरी जेब में चाकू क्यों नहीं है। कहाँ गिर गया वो? मिस्टर डेविस को मिल गया था। उन्होंने डस्टबिन में फेंक दिया। चलो कोई नहीं, वैसे भी उस चाकू से मैंने लकड़ी काटी थी तो वो थोड़ा मुड़ गया था। आते वक्त रास्ते में ये नया खरीद लिया। वो बहुत कैजुअली हंस रहा था, लेकिन मेरे अंदर अंधेरा छा गया। उसके घर लौटने का समय और मर्डर का समय बिल्कुल एक था और उसने सच में मर्डर वेपन जैसा ही एक नया चाकू खरीदा था। उसे सस्पेक्ट की लिस्ट से बाहर करना नामुमकिन था। मैंने सोच समझकर उसे सीधे आजमाने का फैसला किया। रायन, हम दोस्त हैं ना? ये भी कोई पूछने की बात है? हम पक्के भाई हैं। क्या तुझे कोई प्रॉब्लम है? मुझे पता। उसके इस दोस्ताना अंदाज को देखते हुए मैंने सीधा उसकी आंखों में देखा। मैं नहीं चाहता कि किसी दिन मैं तुझे कोई जुर्म करने की वजह से जेल जाते हुए देखूं। कोई भी काम करने से पहले उसके अंजाम के बारे में सोचा कर। तेरी माँ को तेरी जरूरत है। कोई भी गैर कानूनी काम मत करना। रायन सन्न रह गया। उसने मेरी बात का बिल्कुल गलत मतलब निकाल लिया। उसे लगा कि मुझे स्कूल में उसके नकली सिगरेट बेचने वाले सीक्रेट प्लान के बारे में पता चल गया है। उसे गुस्सा नहीं आया, बल्कि वो इस बात से बहुत इमोशनल हो गया कि मैं इतनी भारी बारिश में उसे सही रास्ता दिखाने आया हूँ। तू टेंशन मत ले भाई, बाकी लोग भले ही न जाने, पर तुझे तो पता है मैं कैसा हूँ। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। मुझे लगा मेरा काम हो गया है, इसलिए मैं वहां से निकल आया। मुझे नहीं पता था कि मेरी इस चेतावनी से उसने नकली सिगरेट बेचने का प्लान हमेशा के लिए ड्रॉप कर दिया था। जब मैं वापस बारिश में जा रहा था तो उसने पीछे से अपने सीने पर मुक्का मारा और कसम खाई कि वो मुझे जिंदगी भर अपना पक्का भाई मानेगा। बहुत ही अजीब से इमोशंस के साथ मैं रायन के घर से निकला। मैंने मिस्टर डेविस का रेनकोट लिया और चुपचाप उनके घर के बाहर रख दिया। अंदर से मुझे कुछ ऐसी आवाजें आ रही थीं जो किसी को भी शर्मा दें, इसलिए मैंने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। मैं बारिश में भीगता हुआ घर की तरफ चल दिया, लेकिन अब मेरे दिल का बोझ काफी हल्का हो गया था। अगर रायन ही वो कातिल था तो कम से कम अभी वो उस स्टेज पर था जहां उसे सही रास्ते पर लाया जा सकता था और उसके अंदर की बुराई को खत्म किया जा सकता था। आज रात मैं इतने लोगों से मिला और फिलहाल रायन से बड़ा सस्पेक्ट और कोई नहीं था। बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।